हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु अमीर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, लेकिन घबराने आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी याद रखें, डायरेक्ट भी। और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के भी बारे में मैं समझाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और अभी आपका समय हो एकदम प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। अधिक से अधिक आप एमसीक्यू बना सकते हैं, अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है उसको आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान देंगे, इस पर फोकस करेंगे। नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक आप पढ़ाई किए हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस में लाएं, उसको अधिक से अधिक लिख करके याद करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप एमसीक्यू आप अधिक से अधिक बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाइड है तो गाइड देख सकते हैं कि यहीं से आप ट्यूशन पढ़े हो, अगर ट्यूशन वाला आपके पास से कॉपी हो तो उसको आप बार बार उलट कर देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अभी प्रैक्टिस सेट बनाएं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को ही आप सॉल्व करें, कोशिश करें वो बनाने के लिए। आइए मैं शुरू करता हूं। वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, जिससे आपको सोशल साइंस में अधिक से अधिक नंबर लाने में हेल्पफुल होगा, मदद करेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा तुर्की एक देश है, उसी देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए मेरे साथ ही। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। इसको याद रखेंगे, यह भी कभी कभी पूछ देता है कि किसी, जैसे जर्मनी में हुआ है कार्ल मार्क्स का, इसी तरह से किसी और का भी पूछ सकता है कि कहाँ पे जन्म हुआ। लेकिन कार्ल मार्क्स चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस एक बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक के बारे में पूछ रहा है कि उसके लेखक कौन थे, उनके राइटर का नाम बताना है। तो अप्रैल थीसिस के लेखक थे लेनिन। अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है, लेनिन है। ठीक है, याद रखेंगे अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है, लेनिन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। दास कैपिटल, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो ये है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की फेमस किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी किताब है, याद रखेंगे कार्ल मार्क्स की। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, मुझे याद आ गया है, बता देता हूं, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है। ये अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई किताब है, कौन सी पुस्तक, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई, तो कौटिल्य की लिखी हुई किताब है अर्थशास्त्र। कौटिल्य, कौटिल्य की किताब लिखी हुई है अर्थशास्त्र। तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे हुआ है कि अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई किताब है। इसको भी ध्यान रखेंगे, किसकी लिखी हुई है, कौटिल्य की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी कार्ल मार्क्स और इनके एक साथी थे जो साथ में बुक लिखते थे, उनका नाम है, और करके आप यहाँ पे जोड़ देता हूं मैं, एंजल्स। एंजल्स, कहीं कहीं आपको एंगल्स भी लिखा रहता है, एंगल्स इस तरह से, लेकिन ज्यादातर एंजल्स आपको मिलेगा, हो सकता है कहीं एंगल्स मिले। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ही मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिखा था, ये बुक लिखे थे दोनों आदमी मिलकर। कौन कौन, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स पूरा नाम उनका। तो याद रखेंगे दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, जबकि अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, ये याद रखेंगे। उसी तरह से यंग इंडिया के बारे में पूछ देता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। इस तरह से कई किताब के बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा आपको वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो टॉल्स्टॉय हैं। तो ये भी याद आपको रखना है, वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो टॉल्स्टॉय है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कई कई बुक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में
पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे का कर रहा था सोवियत संघ रूस। लेकिन वो बहुत दिनों तक चला नहीं। उसी दौर को हम लोग शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कहीं पूछ देता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो शीत युद्ध उसी के दौर को कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के दौर को ही कहते हैं। जब कब कहते हैं शीत युद्ध के दौर को? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महादेश के बीच में जो तनावपूर्ण माहौल था उसी को कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, कोल्ड वार याद रखेंगे। तो वही सोवियत संघ का पूछ रहा है कि विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ में कई छोटे छोटे देश शामिल थे। सोवियत संघ चाहता था कि हमारे तरफ लोग आ जाएं, अधिक से अधिक देश। उधर से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि अधिक से अधिक देश उसकी ओर चले जाएं, उसके मॉडल को अपना लें। तो वही है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन समाप्त हुआ। माने विघटन हो गया, कई देश, अब सब देश अलग हो गए, तब जाकर के शीत युद्ध समाप्त हो गया। यानी अब वो तनावपूर्ण माहौल नहीं रहा, बस एक शक्तिशाली देश रह गया था, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किसने अपनाई थी? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचेव, गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने ही ये अपनाई थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का। ये फ्रांस देश का एक शब्द है, फ्रांसीसी में इस शब्द का मतलब होता है कि सुधार के लिए किया जाने वाला प्रयास। तो सुधार के लिए ही, यानी जो प्रशासनिक विभाग है उसमें सुधार के लिए ही मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां अपनाई थी, उसकी पॉलिसी अपनाई थी। ये फ्रांसीसी वर्ड है, याद रखेंगे। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किसने अपनाई थी? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला देखिए, ये हल्का क्वेश्चन हो सकता है, आपको याद भी हो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये आपका कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और उसके बाद ही से हम लोग 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाने लगा, 1 मई को। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी कभी हो सकता है कि पूछ दे कि किसने कहा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी पहले मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन बाद में किसने उनको महात्मा की उपाधि दे दी, और उसके बाद हम लोग पूरे विश्व के लोग या फिर भारत के लोग कहने लगे महात्मा गांधी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा की उपाधि किनको दिए थे? गांधी जी को। रविंद्रनाथ टैगोर ही आपका राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक जो है, उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखकर है नई आर्थिक नीति NEP, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लागू की थी? तो लेनिन ने लागू की थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। और लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? ये भी याद रखेंगे, लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की थी? 1921 में, और उनकी मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। कभी कभी पूछ देता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। कभी यह भी पूछ देता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की थी? तो 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? बहुत पहले एक भारतीय किसान आंदोलन हुआ था, ये अभी वर्तमान में जो हुआ था ये नहीं, बहुत पहले हुआ था। कांग्रेस की उस समय सरकार थी, तो उस समय भारतीय किसान यूनियन एक संस्था है, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। और अभी वाला जो किसान आंदोलन हुआ था उसके थे राकेश सिंह टिकैत।
अभी जो हुआ है उसके नेता कौन थे? राकेश सिंह टिकैत, जो पिछले वर्ष ठंडा में जो हुआ था किसान आंदोलन, तो उसके थे राकेश सिंह टिकैत। लेकिन जो पुराना वाला जो हुआ था, अगर ऑप्शन में आपको महेंद्र सिंह टिकैत हो तो यही आप मारेंगे। अगर ये वर्ष अगर शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है कि हाँ 2000 आपका 22 में या 23 में जो हुआ था, वो अगर शो नहीं करता है, ऐसे लिखता है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे, तो आप मारेंगे महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? हमारा पड़ोसी राष्ट्र देश है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र है कौन सा? श्रीलंका। तो पूछ रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके एक साल के बाद यानी 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसको याद रखेंगे, यह शुरुआत हुई थी राजस्थान से। राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यह लागू कब हुआ था भारत में? 2005 ईस्वी में। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में। इसी तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव जो लागू हुआ था या शुरू हुआ था, वह भी राजस्थान से ही हुआ था। तो यह भी दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। और सूचना का अधिकार आंदोलन यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। और लागू कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का मुख्य रूप से दो फॉर्म होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के किस देश में है अभी वर्तमान में? तो इसको लिखेंगे क्या? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ही आपका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि स्विट्जरलैंड में ही क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये भी पूछेगा कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। और द्विदलीय व्यवस्था इंग्लैंड में है और अमेरिका में है। खास करके इंग्लैंड में ही है, अमेरिका में भी है लेकिन इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड में ही है क्या? द्विदलीय व्यवस्था। और भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, कु मतलब बुरा परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर होता है अलगाववाद। अलगाव होता है, अलगाववाद होता है, यानी अलगाव हो जाता है। क्षेत्रवाद की भावना का बुरा परिणाम क्या होता है? अलगाव होने लगता है धीरे धीरे। जैसे कि बिहारियों को मराठियों महाराष्ट्र में बहुत पहले पीटा उठा जाता था, तो उससे क्या होगा? उस क्षेत्र से आदमी को अलगाव होने लगता है। कब? तो जब क्षेत्रवाद की भावना प्रबल होने लगती है कि नहीं हम जो है सो यही है, भारतीय छोड़ना, भारतीय समझने के अलावे लोग अलग अलग क्षेत्र के बारे में सोचने लगते हैं कि नहीं हम इसी क्षेत्र के हैं। और भारतीयता धीरे धीरे उनके अंदर से कम होने लगती है और क्षेत्रवाद हावी होने लगता है। तो उसका बुरा परिणाम ये होता है कि अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।